अधिकतर लोगों के लिए पहला आवास जो है, आवास ये इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसमें कि आप रहना शुरू कर देते हैं, तो उसका वो तो लोगों को ज़रूर करना चाहिए। मुझे तो थोड़ा डर लगता है कि जिस तरह का बदलाव एआई की वजह से टेक्नोलॉजी सेक्टर में आ रहा है, उससे एंट्री लेवल आवास के पे उसका क्या असर पड़ेगा। इसको हम एक इकोनॉमिक डिसीजन के बजाय एक हम इसको इमोशनल डिसीजन की तरह देखते हैं, तो वहाँ पे हम काफ़ी स्ट्रेच करते हैं, और जब स्ट्रेच करते हैं तो हमारे ऊपर एक लायबिलिटी खड़ा हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निवेश का बड़ा सवाल, जिसके नॉलेज पार्टनर हैं मेरे एसेट म्यूचुअल फंड। देखिए, भारत में जब निवेश की बात होती है ना, तो दो ही चीज़ें आती हैं, प्रॉपर्टी या फिर म्यूचुअल फंड। और मैक्सिमम लोग, हर दूसरा व्यक्ति आपको ये सलाह देता हुआ नजर आ जाता है कि भाई एक प्रॉपर्टी खरीद लो, एक ज़मीन खरीद लो। लेकिन आज निवेश का बड़ा सवाल में इसी पर चर्चा करेंगे कि असली प्रॉपर्टी क्या है, फाइनेंशियल एसेट्स या फिर रियल एस्टेट। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वैल्यू रिसर्च के सीईओ धीरेन्द्र कुमार सर, बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। आपके मित्रों से ही शुरू करते हैं। बहुत सारे मित्र आपसे राय लेते होंगे सर कि ज़मीन खरीदें या फिर इस तरह से म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट, क्या बेहतर होगा? मैं एक आपको कहानी बताता हूँ। मेरे बचपन का दोस्त है, उसका रियल एस्टेट में विश्वास था, उसका कारोबार था। हम लोग कॉलेज से निकले, मैंने अपना कारोबार किया, उसका फैमिली बिजनेस था जिसमें उसने किया, जिसको उसने संभाला। और संभालने का नतीजा ये था कि वो ज़माना ऐसा था, 90 का दशक, जिसमें आप कमाते थे, बचाते थे, कारोबार कर रहे थे, और जितना पैसा आप टैक्स नहीं दिए वो आपके पास इकट्ठा हो गया। अनपेड टैक्स, कमाया हुआ, मेहनत से कमाया हुआ पैसा जिस पे आपने टैक्स नहीं किया, वो आपके पास इकट्ठा हो गया। और रियल एस्टेट एक ऐसा इलाका है जहाँ पे आप आसानी से 5 लाख रुपए का चीज़ आप 2 लाख रुपए में ख़रीद पाते हैं, और 3 लाख रुपया उसमें कैश का खपत हो जाता है, जिस वजह से उसके पास 4-5 प्रॉपर्टी हो गया। 4-5 प्रॉपर्टी हो गया, इकट्ठा हुआ। अब हम लोग धीरे धीरे एक ऐसी उम्र में जा रहे हैं जहाँ पे आपको चिंता करना चाहिए कि सब चीज़ संभल रहा है, सिंपल है, ट्रांसपेरेंट है। अब चीज़ें बदल रही हैं, अब एक एक करके वो बेचता है, पैसा आता है, म्यूचुअल फंड में लगाता है, मुझसे पूछ के लगाता है। और ये जो बदला है, ये सिंप्लिसिटी कि आपके पास एक ऐप है, पता चल गया कि कहाँ लगाना है, और आप 2 मिनट में अपने खाते से वहाँ लगा दिए। लेजिटिमेसी और टैक्स एफिशिएंसी कि आपका लगा हुआ पैसा दिख रहा है, रोज़ कितना बढ़ता है, रोज़ कितना घटता है, जहाँ आपका पैसा लगा है उसने कहाँ लगाया है ये भी आपको जानकारी हासिल हो जाता है। आपने 5 फंड में पैसा लगाया है तो आप आके देख लीजिए कि 5 फंड का पैसा कहाँ कहाँ लगा हुआ है। दूसरा चीज़ कि ये जो टैक्स एफिशिएंसी है इस लेजिटिमेसी के साथ, कि आपका लगाया हुआ पैसा, इसके बारे में आपको चिंता ही नहीं करना है कि किराएदार है कि नहीं है, कितना बड़ा पैसा लगा है। लगाइए 50 लाख रुपया, और ज़रूरत पड़े 50,000 रुपये की तो निकाल लीजिए। और जब तक आप निकालिएगा नहीं तब तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है, भले ही आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर कितना भी खरीद रहा हो, बेच रहा हो। तो ये जो लिक्विडिटी, लेजिटिमेसी, टैक्स एफिशिएंसी और सिंप्लिसिटी है, और अंडरलाइंग सेफ्टी। अंडरलाइंग सेफ्टी 2 तरीके का सेफ्टी। एक तो डाइवर्सिफिकेशन का सेफ्टी, कि अगर आप एक कंपनी का शेयर खरीदते हैं या आप एक मकान खरीदते हैं, और एक मकान खरीदते हैं, और अगर आपके मकान में अगर किसी भी तरह का कोई स्थिति हो जाती है, किराएदार से आपका झगड़ा हो जाता है, कोर्ट कचहरी हो जाता है, तो एक बड़े रकम का, एक बड़ी पूंजी आपकी अटक जाएगी। भले ही आप लड़ते रहिए और आप जीत भी जाइए, लेकिन आपके लिए वो एंग्जाइटी क्रिएट करेगा। किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो ये जो आप जब लगाते हैं 5,000 रुपया, और वो जा करके 40 कंपनी के शेयर में लग जाता है, जिसको कि लोग खास मानते नहीं हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा एडवांटेज है, एक बहुत बड़ा रिस्क रिडक्शन है। दूसरा चीज़ की जो सिस्टम का सेफ्टी है, आप जब मकान खरीदने जाते हैं तो कई बार पता चलता है कि आपने जो मकान खरीदा था वो ऐसे इलाके में पड़ गया जो कि गैरकानूनी है, उस मकान का फलाना वाला फ्लोर आपका सैंक्शन नहीं था। जब आप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो सेबी रोज़ शाम को देख लेती, आप एक तो आप देख लेते हैं कि एनएवी ठीक है कि नहीं, जिस तरह से रेगुलेटेड है, जिस तरह से कोई उस पर नज़र रखा है, जिस तरह से उनका नंबर्स ऑडिट होता है, जिस तरह से कहाँ वो पैसा लगा सकते हैं और कहाँ कभी नहीं लगाना चाहिए। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी रेगुलेशन जो कि डेली बेसिस पे चल रहा है, उसका बहुत वैल्यू है। अच्छा सर, रियल एस्टेट और फाइनेंशियल एसेट्स, इसके दोनों के रिटर्न को लोग जब कंपेयर करते हैं तो लोग कई बार मकान या फ्लैट खरीदने के बाद उनको लगता है कि भाई 10 साल पहले खरीदे थे, आज 5 करोड़ का हो गया। ये रिटर्न को लोग जब कंपेयर करते हैं तो क्या दिमाग में होता है? लोग बारीकी से अरिथमेटिकली उसको देखते नहीं हैं।
और लोगों का जो ये इम्प्रेशन है, लोगों को जो अंदाज़ है कि ये पैसा 5 लाख रुपए से बढ़ करके अब 50 लाख रुपए का हो गया है, उसमें वो समय भूल जाते हैं। दूसरा कि रियल एस्टेट, अगर खासकर प्रॉपर्टी, अगर आप एक छोटी पूंजी लगा करके बाद में आप EMI देते हैं जी, तो आपके पास समझिए कि SIP हुआ एक राइजिंग एसेट में उस पैसे से जो कि आपके पास था ही नहीं जी। और इस वजह से लोगों के पास वो एक्सपीरियंस, वो जो आपका इम्प्रेशन है कि एक छोटा पूंजी लगा करके आपने एक 50 लाख रुपए का मकान देखा, 10 लाख रुपए लगाया, 40 लाख रुपए लोन दिया और 40 लाख रुपया अगले 10 साल में आपने EMI देके ख़त्म कर दिया या 15 साल में ख़त्म कर दिया। और ये जो पैसा है जिसमें कि आप छोटा रकम लगा रहे हैं, उसका आप टाइम पीरियड और टाइम वैल्यू और वो मुझे लगता है कि वो इम्प्रेसिव है। अगर आप उस मकान में रहते हैं जहाँ पे आपका किराया बचता है और एक छोटी रकम लगा करके आप कल से अपनी पूंजी इकट्ठा कर लेते हैं, तो अधिकतर लोगों के लिए ये पहला आवास जो है, आवास ये इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसमें कि आप रहना शुरू कर देते हैं, तो उसका वो तो लोगों को ज़रूर करना चाहिए। लेकिन प्रॉपर्टी एज एन इन्वेस्टमेंट तो आप झंझट के लिए तैयार हैं। आप एक ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पे कि आपको रिटर्न अगर इनकम के तौर पे देखें, जो आपको किराया मिलता है, तो आमतौर पे 1-1.5%, और दिल्ली जैसे बड़े शहर में तो 1-1.25% भी महंगा मुश्किल है। ये पूरी इस उम्मीद में चलता है कि भविष्य में इसका दाम बढ़ जाएगा, और ये भविष्य में अनरिस्ट्रिक्टेड तरीके से दाम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मकान पुराना होता है, मेंटेन करना पड़ता है, संभालना पड़ता है, किराएदार ढूंढना पड़ता है, और फिर आखिरी में अगर आप बेचते हैं और उसको रियलाइज़ करना है तो आपको उम्मीद करना पड़ता है कि एक आदमी उस बड़े रकम के लिए, और ये जो डाइवर्सिफिकेशन है कि आप 5 लाख 10 लाख 20,000 5,000 10,000 20,000 रुपये का रकम लगा करके आप अपने आप को ये कर पाते हैं। यहाँ पे एक आपका रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का जो डिसीजन है वो एक बड़ा साइजेबल डिसीजन है। आप 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ के डिनोमिनेशन में बात कर रहे हैं, भले आप उसके लिए लोन ले रहे हैं, लेकिन ये जो टिकट साइज़ है, तो क्या आप डाइवर्सिफाई कर पाएंगे, क्या उसको रियलाइज़ कर पाएंगे, क्या उसमें लिक्विडिटी होगा? तो इसको देखना चाहिए कि 2-3 चीज़ जो कि लोग को बारीकी से देखना चाहिए कि आपका रेंटल यील्ड क्या है, आप खरीद रहे हैं कितने का, और आपको रेगुलर आमदनी उससे कितनी होगी। दूसरा कि इसका हिडन कॉस्ट क्या है जी, आप रजिस्टर कराइएगा, स्टैम्प ड्यूटी लगेगा, ब्रोकरेज लगेगा, उसके बाद फिर आप उसको मेंटेन करके रखिएगा, क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी मेंटेन नहीं करते हैं, अगर बंद करके रखते हैं, तो वो डिप्रिशिएट कर रहा होता है, और ज़मीन अप्रिशिएट करता होगा लोकेशन की वजह से। बनाया हुआ घर तो डिप्रिशिएट होता है। तीसरा चीज़ कि ये बहुत ही लोकेशन डिपेंडेंट है। मुझे तो थोड़ा डर लगता है कि जिस तरह का बदलाव AI की वजह से टेक्नोलॉजी सेक्टर में आ रहा है, उससे एंट्री लेवल आवास पे उसका क्या असर पड़ेगा। अगर हमारे यहाँ लाखों लोग जिनको कि 40 से 50 हज़ार रुपये का तनख्वाह से वो अपने करियर की शुरुआत करते थे, और बेंगलोर और पुणे और हैदराबाद जैसे शहर में 2-3 साल काम करते थे, सीखते थे, कभी बेंच पे बैठते थे, फिर काम शुरू करते थे, वैसे आवास का क्या होगा? तो इस तरह के रिस्क के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। और ये सब भी रिस्क है। ये रिस्क आपको रोज़ दर्शन नहीं करते हैं, लेकिन अगर कभी ये रिस्क का सामना करना पड़े तो आप उसको कैसे उससे उभरेंगे, इसकी चिंता करनी चाहिए। तो सर, सबसे आखिर में आपका टेक अवे इसको लेके क्या है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोग ये तय नहीं कर पाते कि प्रॉपर्टी लेना कब है, इसके बारे में क्या कहेंगे? प्रॉपर्टी लेना तब है जब आपको उसमें रहना है जी। तो आपको लेने का सोचना चाहिए। ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये आपका घर है, ये आपका आवास है। तो वो एक डिफरेंट तरीके का इमोशनल कंफर्ट है, और ये ह्यूमंस का एक ज़रूरत है। तो घर आपको ज़रूर खरीदना चाहिए, और घर के लिए सब कुछ ताव पे नहीं लगाना चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि हम जब घर लेने जाते हैं, और चूँकि हमारे लिए इमोशनल डिसीजन होता है, तो हमेशा आप थोड़ा एस्पिरेशनल होते हैं। पैसा इतना है, और मकान महंगा हो गया ऑर्गेनाइज जगह पे, तो हमें ज़रूरत होता है 2 बेडरूम घर का, लेकिन हम फिर सोचते हैं कि 4 बेडरूम का अगर होता तो अच्छा होगा, क्योंकि दोनों बच्चे जब बड़े होंगे और उनका शादी होगा तो उनका परिवार भी उसमें रह पाए। तो हम इसको हम एक इकोनॉमिक डिसीजन के बजाय हम इसको इमोशनल डिसीजन की तरह देखते हैं। तो वहाँ पे हम काफ़ी स्ट्रेच करते हैं, और जब स्ट्रेच करते हैं तो हमारे ऊपर एक लायबिलिटी खड़ा हो जाता है। लायबिलिटी और आमतौर पे लोगों के लिए सब ठीक ठाक साबित होता है कि आपने एक मकान लिया था, ज़रूरत भी पूरा हो गया, और एक छोटी रकम से, और आमतौर पे आप उधार लेके लेते हैं, और मकान के लिए लोन लेना चाहिए अगर आप उस घर में रहने वाले हैं जी।
आमतौर पे मैं कहता हूँ कि कभी भी किसी चीज़ के लिए लोन नहीं लेना चाहिए, केवल इमरजेंसी और मकान के लिए लीजिए, नहीं तो आप मकान नहीं ले पाइएगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, तो आप स्ट्रेच कर लेते हैं। तो इसके लिए आप अपना रूल बनाइए कि आपके आमदनी का कितना भाग किराए EMI के लिए जाएगा, और क्या EMI में जो पैसा जाएगा और आपको मकान जब ये मिल जाएगा तो तुरंत आपके किराए की बचत शुरू हो गई कि नहीं जी। अगर आपने मकान लिया और आप अभी भी किराए के मकान में रह रहे हैं किसी वजह से, तो और तीसरा चीज़ की जो कि मुझे लगता है आने वाले समय में लोगों को चिंतित होना चाहिए कि ये समय काफ़ी बदल रहा है। हम जिस तरह से खासकर ऑर्गेनाइज सेक्टर में बड़े शहरों में काम कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है। तो उस फेरबदल के लिए जब आप मकान खरीद लेते हैं तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा बैरियर हो जाता है। अगर आप दिल्ली में आपने घर लिया है और आपका ट्रांसफ़र हो, आपको किसी वजह से आपको बेंगलोर में और बॉम्बे में जाना पड़े, तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे किराए पे देना होगा और वहाँ पे जाके घर लेना होगा, वहाँ घर महंगा होगा, और बहुत बार ये आपके लिए प्रोहिबिटिव बैरियर हो जाता है, आपके मोबिलिटी में खलल डालता है। तो मकान ज़रूर खरीदिए, बाउंड्रीज बना के चलिए कि आपका रूल क्या है कि आपके पूरे तनख्वाह का 1/4 या 1/3 से ज़्यादा पैसा EMI में नहीं जाएगा। आप अपने डाउन पेमेंट का इंतज़ाम पहले कर लेते हैं और उस हिसाब से अपना मकान चुनते हैं। अगर आप 50 लाख रुपए का घर खरीदते हैं और उसके लिए आपने 10 लाख रुपए इकट्ठा किया है और जो बाकी 40 लाख है उसमें आपके 1/4 या 1/3 से आपका काम हो जाएगा, और जल्दी से जल्दी आप किराए के घर से निकल करके अपने घर में चले जाएंगे, जिससे कि वो बचत भी शुरू हो जाए। तो ज़रूर लेना चाहिए प्रॉपर्टी। अदरवाइज आपके पास जब तक कोई खास जानकारी नहीं होगी, यहाँ पे कुछ जादू होने वाला है जी। यहाँ पे एयरपोर्ट बनने वाला है और ये खास मौका है, कोई आदमी डिस्ट्रेस में बेच रहा है जिस वजह से 100 रुपये का चीज़ आपको 80 रुपये में मिल रहा है। और लेकिन तब भी वहाँ पे वो सारा रिस्क है कि एक बड़े टिकट का इन्वेस्टमेंट है, आप एक बड़ा चांस ले रहे हैं, आप ये एक टैक्टिकल डिसीजन ले रहे हैं जी। और प्रॉपर्टी में जो लगा करके बहुत सारा पैसा बनाने का जो रिवाज रहा है, वो अब हाल फिलहाल पिछले 5-10 साल से ये एंटायरली स्पेकुलेटिव है जी। कि बिल्डर का एक आता है और वो लिया एक प्रोजेक्ट आता है, लोग उसमें पैसा लगाते हैं और आप थोड़ा सा पैसा लगा करके एक बड़े से दाम पे गेन्स को आप राइड कर पाते हैं कि अगर आपने एक करोड़ के घर को बुक किया जिसके लिए 5 लाख रुपए ही देना था, और उस घर का दाम अगर 1 करोड़ से बढ़ करके 1 करोड़ 10 लाख रुपए हो जाता है, तो आपका 5 लाख रुपए लगाए हुए पे 10 लाख रुपए का गेन हो जाता है। लेकिन आप इस बीच में आप एक रिस्क ले रहे थे कि अगर उसका दाम 95 लाख रुपया हो जाता है तो आपका 5 लाख रुपया ज़ीरो हो जाता है। तो एक तरह से ये लिवरेज ट्रेड है, अगर आप इसको प्रॉपर्टी को केवल उसको राइड करने के लिए, और इसके लिए आपको प्रॉपर्टी के इवैल्यूएशन के अलावा आपका भाग्यशाली होना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पूरी बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका अमित। तो देखिए, आज के एपिसोड का मेरा टेक अवे क्या है, घर खरीदिए, वो आपकी मूल ज़रूरत है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन के लिए प्रॉपर्टी पे डिपेंड मत करिए। और जब ये फैसला लेना हो कि वेल्थ क्रिएशन और घर इसको कैसे चुनना है और ये नियंत्रित फैसला कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, तो ये एपिसोड ज़रूर देखिए। घर में जो लोग भी घर खरीदने में भागीदारी है जिनके उस फैसले में, उनको भी ये एपिसोड ज़रूर दिखाइए। अपने निवेश से जुड़ा कोई सवाल है हमें लिख के भेजिए। वैल्यू रिसर्च हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा एसेट म्यूचुअल फंड का नॉलेज सेंटर ज़रूर विजिट कीजिए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।